जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर महिला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एन के परिसर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमने रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ा था। रणथंभौर दुर्ग में जोरा भोरा महल बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल भी बना हुआ है और उसी सुपारी महल में माय डियर 3 धर्मों के पवित्र स्थान हैं। मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहे हैं और रणथंभौर दुर्ग के 2 नाम आपको बता रहा हूं, आप किसी को बताना मत। पहला नाम है, इसको दुर्गाधीराज भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधीराज भी कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम है रणतहपुर। रणतहपुर का मतलब है पहाड़ियों के बीच में। रणथंभ पहाड़ियां जो हैं, इस वजह से इसको रणतहपुर भी कहा जाता है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि किस राजस्थान के किस दुर्ग का नाम रणतहपुर है, तो वो रणथंभौर का नाम है। और राजस्थान के किस दुर्ग को दुर्गाधीराज कहते हैं, वो भी रणथंभौर है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए कंप्लीट हो चुके हैं कि दुर्गाधीराज भी कौन है, रणथंभौर है, और रणतहपुर भी कौन है, रणथंभौर, रणतहपुर, रणथंभौर, रणतहपुर, दुर्गाधीराज। याद रह जाएंगे रणथंभौर दुर्ग की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वहां पर एक गुप्त गंगा भी बहती है, ऐसा मानते हैं। आज भी गुप्त गंगा है, तो ध्यान रखिएगा। पवित्र गंगा मैया की बात आई और वो गुप्त गंगा है और वो है रणथंभौर दुर्ग में। अब हम बात करें कि रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश की नींव डाली थी गोविंदराज चौहान ने। और गोविंदराज चौहान के बाद रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव एक वीर राजा हुआ था। और हमीरदेव के समय में रणथंभौर दुर्ग में जो जौहर हुआ, जो साका हुआ, उसे ऐतिहासिक राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम रणथंभौर दुर्ग में ऐतिहासिक राजस्थान का प्रथम जौहर करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक राजस्थान का प्रथम जौहर हो रहा है हमारी रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग जिसके नाम है दुर्गाधीराज और रणतहपुर। इस दुर्ग पर बताते हैं कि यहाँ का एक शासक था राणा हमीर। राणा हमीर और राणा हमीर के ऊपर आक्रमण कर दिया दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ये कौन है? ये दिल्ली का सुल्तान, तो दिल्ली का नरेश अलाउद्दीन खिलजी है, जो राणा हमीर पर क्या कर रहा है, रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। और दोस्तों, ये विशेष बात यह है कि राणा हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। और इसके लिए कहावत भी प्रचलित है कि सिंह समन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इस तरह से एक महान वीर राणा हमीर शरणागत की रक्षा के लिए अपना बलिदान देता है, सर्वोच्च बलिदान। अब शरणागत कौन था कि इसके लिए इसको बलिदान देना पड़ा? वो शरणागत था मीर मोहम्मद शाह है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का ही एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था मीर मोहम्मद शाह है। दोस्तों, ये मोहम्मद शाह है, किसका सेनापति है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। और ये बताते हैं, प्लस यहाँ एक मीटर हुआ था, इतिहासकार बता रहे हैं, यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, इतिहासकार बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। क्या घटना घटित हो रही है? जब मोहम्मद शाह वीर भी था और सुंदर भी था, और इसलिए इस अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम थी चिमना। चिमना, इस चिमना के साथ इसका चक्कर चल गया था। तो दोस्तों, ये लव स्टोरी चलने लग गई कहां पर? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के श्री फोर्ट अल्लाही दरवाजा जिसने दिल्ली में बनाया था, जिसने दिल्ली में चोर मीनार बनाई थी, उस अलाउद्दीन खिलजी के महलों में ये कहानी चलने लगी। अनैतिक संबंध हो गए और इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को हटा सामन की घटा करने की सोची। इसका पता अलाउद्दीन खिलजी को चला। अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह को मारने के लिए चल पड़ा, आदेश दे दिया। मीर मोहम्मद शाह अपनी जान बचा के भागा और उसको पता था कि हमीर देव ही वो है राजपूत नरेश जो शरणागत की रक्षा कर सकता है। तो मीर मोहम्मद शाह भागकर किसके पास आ गया? हमीर देव चौहान के पास आ गया। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी को ये कैसे नागवार गुजरता? अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव को टेलीफोन लगाया।
अब उस समय टेलीफोन तो था नहीं, अपना दूत भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास कि जो मोहम्मद शाह भाग करके आ गया, इसके साथ एक और भी था। इतिहासकार बताते हैं के हबरू, ये दोनों भाग कर आ गई थी किसके पास, राणा हमीर के पास। के हबरू और मीर मोहम्मद शाह दोनों हमीर देव के पास भाग कर आ गए। तो अलाउद्दीन ने कहा कि इनको वापस मेरे पास लौटाओ। हमीर देव ने कहा नहीं, शरणागत की रक्षा करना राजपूत क्षेत्रीय का धर्म है। और इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी को सेना लेकर आना पड़ा और यहाँ पर जौहर संपन्न हुआ। दूसरी घटना यह भी है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर गई हुई थी। कौन से अभियान पर गई हुई थी, गुजरात अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी को, हम इतिहास में पढ़ते हैं। और वो वापस लौटती हुई सेना जब रणथंभौर क्षेत्र से गुजरी तो उसको लूट लिया गया और वहां पर हिंदूवाद घाटी का युद्ध भी होता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं, मैं तो वहां था नहीं। अब विशेष बात कि वहां पर नुसरत खां और उल्गू खां जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, उसमें नुसरत खां मारा गया और उल्गू खां ने जाके अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि साहब हम गुजरात से लूट का माल लेकर आ रहे थे और रास्ते में हमीरदेव चौहान ने हमें परेशान किया। अलाउद्दीन ने कहा हमारी दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा जो हमारी सेना को परेशान करे, चलो चलते हैं। तो ये दो कारण रहे जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, दुर्गाधीराज पर आक्रमण किया, रणतहपुर पर आक्रमण किया, राणा हमीर पर आक्रमण किया। और दोस्तों इस तरह से बताते हैं कि राणा हमीर युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और यहाँ की इनकी जो रानी थी रंगा देवी, उसके नेतृत्व में जौहर संपन्न हुआ। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि हमीरदेव विजयी हुआ था और जब वह दुर्ग में आया तो गलती से कोई सूचना मिली होगी और रानियों ने जौहर कर लिया। इस वजह से हमीरदेव ने अपना शीश भगवान शिव के चढ़ा दिया। ऐसा शिव मंदिर भी वहां बना हुआ है। ये भी कुछ कथाएं हैं इतिहास में, लेकिन कुछ भी हो यहाँ पर जौहर संपन्न हुआ और हमीरदेव हमें छोड़ के चले गए, महान वीर हमीरदेव। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर पहला साका हुआ और हमारी एग्जाम का ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का प्रथम जौहर कहाँ हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ऐतिहासिक राजस्थान का ये प्रथम जौहर है, किस दुर्ग में हो रहा है माय डियर, ये रणथंभौर दुर्ग में हो रहा है। और किसके नेतृत्व में हो रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमीरदेव की रानी रंगा देवी, हमीरदेव की रानी थी रंगा देवी, इसके नेतृत्व में हुआ था। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि हमीरदेव की पुत्री थी देवल देव और इसके नेतृत्व में यहाँ पर पदमला तालाब में कूदकर जल जौहर भी हुआ था। और कुछ कहते हैं कि ये जो रणथंभौर का जौहर था ये जल जौहर था। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि रानी रंगा देवी के नेतृत्व में ऐतिहासिक राजस्थान का पहला जौहर होने जा रहा है और वो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को होने जा रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तारीख आपको ध्यान में रखनी है, 11 जुलाई 1301 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पर रानी रंगा देवी के द्वारा ये जौहर हो रहा है और इधर देवलदेव के द्वारा जल जौहर हो रहा है। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि देवलदेव के नेतृत्व में पदमला तालाब में कूदा गया था। कौन से तालाब में, पदमला तालाब में छलांग लगाई गई थी। कुछ भी है दोस्तों, यहाँ देवलदेव के नेतृत्व में क्या हो रहा है, जल जौहर हो रहा है। और रानी रंगा देवी के नेतृत्व में 11 जुलाई 1301 ईस्वी को ऐतिहासिक राजस्थान का पहला जौहर संपन्न हो रहा है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीत लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीतकर हमारी एग्जाम के क्वेश्चन क्या कर दिए, खड़े कर दिए। पहला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग में कौन सा निर्माण कार्य करवाया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह का निर्माण किया गया। पीर सदरुद्दीन, ध्यान रखना दोस्तों, पीर सदरुद्दीन की दरगाह का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कहां करवाया था। तो ये ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह का निर्माण करवाया। पहला क्वेश्चन दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर को जीता अलाउद्दीन खिलजी ने तो रानी रंगा देवी के नेतृत्व में ऐतिहासिक राजस्थान का पहला जौहर हो गया। अलाउद्दीन ने यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह खड़ी कर दी। और दूसरा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के बाद यहाँ का प्रशासक किसको बनाया। तो दुर्गाधीराज का प्रशासक किसको बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ये बनाया था उल्गू खां को। किसको बनाया था, उल्गू खां को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हमारी एग्जाम के क्वेश्चन रणथंभौर से आए हैं कि भगवान त्रिनेत्र का भारत भर प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर भी यहीं पर है और सुपारी महल, जोगी महल, जोरा भोरा, अन्न भंडार भी यहीं पर है। तो गुप्त गंगा भी रणथंभौर दुर्ग में बहती है। और रणथंभौर दुर्ग की बात करें, इसके नाम है दुर्गाधीराज और रणतहपुर, याद रखिएगा। और इसी रणथंभौर को जीतने के बाद
अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसको बनाया? उल्लू खां को बनाया था। ध्यान रहेगा दोस्तों, ये था हमारा रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग के बाद अब हम चलते हैं जैसलमेर की दुर्ग की ओर, जिसके लिए कहावत है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरू अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। तो दोस्तों अब हम उसी दुर्ग की ओर चल रहे हैं और उस दुर्ग का नाम है जैसलमेर का दुर्ग। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है और पीर सदरुद्दीन की दरगाह बना के हमें जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। और क्या खड़ा कर दिया? पीर सदरुद्दीन की दरगाह को खड़ा कर दिया और उल्लू खां को यहाँ का प्रशासक बनाया। अब हम बात कर रहे हैं हमारे जैसलमेर दुर्ग की। दोस्तों जब मुझे जैसलमेर दुर्ग की याद आती है तो जैसलमेर दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये किस श्रेणी का दुर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस श्रेणी का दुर्ग है? इसका निर्माता कौन था दोस्तों? तो इसका निर्माता कौन था? और विशेष बात, ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? किस पहाड़ी पर बना हुआ है? और विशेष बात, इस दुर्ग के अन्य नाम क्या हैं? तो दोस्तों यहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे, लोहे का शरीर और काठ का घोड़ा चाहिए। ये कहावत प्रचलित है इस जैसलमेर दुर्ग के लिए। ये भी कहावत है जो मैंने अभी आपको बताई कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर बलोच चिनायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। उसी दुर्ग की हम बात कर रहे हैं जो बिना चुनने गारे की सहायता से पत्थर पर पत्थर रख के बना दिया जैसलमेर दुर्ग। इस दुर्ग की हम बात करें दोस्तों तो ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है, धानवन दुर्ग माना जाता है। और धानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वो मरुस्थलीय दुर्ग है। धानवन दुर्ग का मतलब है कि वो मरुस्थलीय दुर्ग है। इसका निर्माता कौन थे? राव जेसल भाटी। राव जेसल भाटी ये भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी माने जाते हैं। यदुवंशियों का यहाँ पर भाटियों का राज रहा और उत्तर भड़केमार भी जैसलमेर दुर्ग को हम कहते हैं। और ये दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना हुआ है इस पहाड़ी को कहते हैं त्रिकुटा पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों? त्रिकुटा पर्वत है। और इस जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस दुर्ग का निर्माण राव जेसल भाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में किया गया। दोस्तों इस दुर्ग की विशेष बात, इसके अन्य नाम क्या क्या है? क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना है इसलिए जब सूर्य की रोशनी में पीले पत्थर चमकते हैं तो ये सोने के समान चमकता है, इसलिए इसको सोनारगढ़ भी कहते हैं। सोनारगढ़, सोनारगढ़। इसको जेसाना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको जेसाना दुर्ग भी कहते हैं। मरुस्थलीय दुर्ग है, धानवन श्रेणी का दुर्ग है। और दोस्तों दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि मानो रेगिस्तान में लंगर डाली जहाज खड़ा हो। और इसे राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का अंडमान भी कहते हैं क्योंकि त्रिकुटा पर्वत पर ये इस तरह से दूर से देखने पर जहाज के समान दिखता है, इसलिए रेगिस्तान में लंगर डाली जहाज खड़ा है जेसाना दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ जो पीले पत्थरों से बना हुआ है। बिना चूने और गारे की सहायता से पत्थर पर पत्थर रख के दुर्ग खड़ा कर दिया रावल जेसल भाटी ने। बताते हैं कि रावल जेसल भाटी ने निर्माण कार्य करवाया। अधिकतर इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र ने इस दुर्ग का पूरा कंप्लीट निर्माण करवाया, शालीवाहन। और अब हम बात कर रहे हैं कि इस दुर्ग के अंदर विशेष बात क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। ये 99 बुर्जों वाला दुर्ग है। कितनी बुर्ज है इसकी? 99 बुर्जों वाला दुर्ग है। दूसरा, इस दुर्ग की विशेषता क्या है दोस्तों? ये रेगिस्तान में लंगर डाली जहाज खड़ा हो, रेगिस्तान में लंगर डाली जहाज खड़ा हो। दूसरा, इसका घाघरा नुमा परकोटा है, घाघरा नुमा परकोटा, घाघरा नुमा परकोटा जिसको कमरकोट, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? कमरकोट, या स्थानीय बोली में इसको पाड़ा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, घाघरा नुमा परकोटे वाला राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। दूसरा, तो सर आपने पहला बता दिया, हाँ जी, दूसरा लिविंग फोर्ट
पहला कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट वो चित्तौड़गढ़ है और उसमें खेती भी की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है हमारा जैसलमेर का सोनारगढ़ जेसाणा दुर्ग, जो त्रिकुटा पहाड़ी पर बना हुआ है। मानो रेगिस्तान में लंगर डाली जहाज खड़ा हो। इस ये पीले पत्थरों से बना है और सूर्य की रोशनी में सोने के समान चमकता है। और दूसरी बात, इस जैसलमेर दुर्ग की हम बात करें दोस्तों, तो इस दुर्ग की विशेषता क्या है कि यह दुर्ग 99 बुर्जों वाला दुर्ग है और इसका परकोटा घाघरा नुमा परकोटा है, जिसको कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये जैसलमेर दुर्ग, इसमें हस्तलिखित ग्रंथों के भंडार, ताड़ पत्रों पर लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथों के भंडार हैं और उनमें सबसे बड़ा जो भंडार है वो जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार किस दुर्ग में है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर दुर्ग में है, जेसाणा दुर्ग में है। और अब हम बात करें कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जैसलमेर के भाटी राजा लक्ष्मी नारायण जी के दीवान के रूप में शासन किया करते थे और लक्ष्मी नारायण जी को ये यहाँ का शासक मानते थे, इसलिए लक्ष्मी नारायण जी का प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। और विशेषता क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति मेड़ता से लाकर यहाँ मंदिर स्थापित करवाया गया था। तो जैसलमेर दुर्ग का लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसलमेर दुर्ग में, जेसाणा दुर्ग में एक चीज और प्रसिद्ध है और वो है जेसुल कुआ। कौन सा कुआ है दोस्तों? जेसुल कुआ। बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ इस कुएं का निर्माण करवाया था, जिसे जेसुल कुआ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि इस दुर्ग के अंदर जो भगवान आदिनाथ, कौन से नाथ? आदिनाथ और पार्श्वनाथ, भगवान आदिनाथ और पार्श्वनाथ, इन भगवान को समर्पित क्या बने हुए हैं? जैन मंदिर बने हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन मंदिर, आदिनाथ और पार्श्वनाथ को समर्पित जैन मंदिर। आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की तुलना स्वरूप मंदिर किस दुर्ग में बने हुए हैं? वो जैसलमेर दुर्ग में बने हुए हैं। जो आदिनाथ पार्श्वनाथ को समर्पित जैन मंदिर भी यही है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहीं पर है और जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी इसी दुर्ग में है। और यही रेगिस्तान का अंडमान है जो अपने 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था जैसलमेर दुर्ग, जो ध्यान रहे चूने गारे के बिना बनाया गया है। पत्थर पर पत्थर रख के कारीगरों ने इसको बनाया। जेसाणा दुर्ग को, सोनारगढ़ को 99 बुर्जों वाला दुर्ग, इसके चारों ओर घाघरा नुमा प्रकोटा है जिसको कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम बात करें कि यहाँ पर कितने साके हुए थे? 2.5 साके हुए थे। कौन से दुर्ग में? जैसलमेर दुर्ग में। तो ये याद रखना, हम एक बार फिर से बात करें जैसलमेर दुर्ग की। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में किया गया। ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है, मरुस्थलीय दुर्ग है। ध्यान रखिए, मरुस्थलीय रेगिस्तानी दुर्ग को हम क्या कहते हैं? धानवन श्रेणी का दुर्ग कहते हैं। याद रखना, ये नाम भूल मत जाना। और निर्माता राव जेसल भाटी थे और पहाड़ी त्रिकुटा पर्वत पर ये बना हुआ है और इसका नाम है सोनारगढ़ या जेसाणा दुर्ग, हम इसको कहते हैं। 99 बुर्जों वाला दुर्ग है और ऐसे लगता है मानो रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज खड़ा हो। तो अब जा रहा है हमें छोड़ के जैसलमेर का जेसाणा दुर्ग, सोनारगढ़। अब यहां पर हुए थे 2.5 साके। कितने साके हुए थे यहाँ पर? 2.5 साके हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने साके? 2.5 साके। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात यह है कि हम बात करेंगे प्रथम साका, फिर आता है द्वितीय साका जिसको, और तृतीय साका। ये था दोस्तों अर्ध साका। तो कितने साके हुए यहाँ पर? 3 साके हुए। ध्यान रखना, कितने साके हो रहे हैं इस दुर्ग में? 3 साके हो रहे हैं। और ये दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। कितने साके के लिए? 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले आते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज की मूली पाड़ देते हैं। याद रखना, पहली बार जैसलमेर जेसाणा दुर्ग में कौन जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी जा रहा है और मूलराज की मूली पाड़ के फेंक देता है। इसका मतलब सबसे पहला अटैक कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था और अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत उसने जेसाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ के नरेश कौन थे, भाटी नरेश कौन थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। यहाँ पर भाटी नरेश थे मूलराज भाटी, मूलराज भाटी। तो अब याद भी रह जाएगा कि जेसना दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने मूलराज की मूली पाड़ दी, तो मूलराज भाटी हमें याद रह जाएगा, ये ट्रिक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया, इस बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। हमें उनके मतभेदों से कुछ भी लेना देना नहीं है। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था, तो इसलिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी यहां अभियान कर नहीं सकता। तो मूलराज भाटी अलाउद्दीन खिलजी का माना जाता है 1314 ईस्वी में, 1314 ईस्वी में यहां पर आक्रमण किया था। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यह आक्रमण हुआ था 1308 ईस्वी में। तो दोस्तों दोनों बातें कंप्लीट हैं। 1314 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और दशरथ शर्मा के अनुसार 1308 ईस्वी में किया था। हमें पता है 1301 में उसने रणथंभौर जीता, फिर 1303 में वो चित्तौड़गढ़ जीत रहा है, उसके बाद शीतलदेव राठौर से सिवाना, उसके बाद कान्हड़ देव से जालोर और अंत में आ रहा वो जैसलमेर। ये इतिहास की घटनाएं हम एक दिन कंप्लीट बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि 1314 ईस्वी में या दशरथ शर्मा के अनुसार 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, राजपूत लड़ते हुए शहीद हुए और वीरांगनाओं ने जौहर किया। इसके बाद दूसरा शाखा, ये जो द्वितीय शाखा है, इसके बारे में भी विद्वानों के बीच मतभेद हैं, लेकिन हो सकता है ये गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ हो या फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ हो। अब यहाँ राजा कौन है, ये इतिहासकारों के बीच मतभेद है। हम यहाँ फिरोज शाह तुगलक को हो सकता है गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 1327 ईस्वी में यहाँ पर यह आक्रमण हुआ था, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। 1327 ईस्वी में ये यहाँ पर दादू दयाल जो थे, ये दूसरा शाखा था। तो अब देखिए यहाँ पर 1314 में ये हो रहा है, 1327 में ये हो रहा है, ये जज कम रहा है। तो इसलिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसके बाद जो 1327 ईस्वी में किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण था और यहाँ के नरेश राव दूदा भाटी थे। तो ये भी हो सकता है, कौन था, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक। देखिए था तो कोई तुगलक वंश का ही राजा, था तो कोई तुगलक वंश का ही राजा, हो सकता है मोहम्मद शाह तुगलक। भाई तुगलक वंश में राजा है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो हो सकता है मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को सेनापति के रूप में भेजा हो, इसलिए कुछ इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण मानते हैं इसको। तो इस आधार पर कुछ भी हो, ये फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण है, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण है और 1327 ईस्वी इसको इतिहासकार मानते हैं। और इस समय यहाँ पर राव दूदा भाटी थे, दूदा भाटी। तो यहाँ पर याद रख जाएगा दूदा भाटी दादा थे, दादा थे यहाँ पर, दूसरी बार दादा, याद रहेगा दूसरी बार दादा, तो दूदा भाटी थे। अब तीसरी बार वेरी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि यहाँ पर एक कंधार का अपदस्थ नवाब था और ये अकबर के समय की बातें हैं। 1550 ईस्वी में अकबर आ रहा है, सेम आप मान सकते हैं, आया तो नहीं था, 1556 में आया था अकबर, लेकिन 1550 ईस्वी में यहाँ पर एक कंधार का अपदस्थ नवाब था। कहाँ का था, कंधार का, और उसका नाम था अमीर अली, अमीर अली। इस अमीर अली को यहाँ के जो जैसलमेर के भाटी राजा थे उन्होंने शरण दी थी, राव लूणकरण भाटी ने। किसने शरण दी थी इस कमीने को, राव लूणकरण भाटी। अब देखिए कंधार से ये अपदस्थ हो गया और लूणकरण के पास आके लूण खाने लग गया और नमक हराम निकला, ये याद रखिएगा। तीसरे साके में ये नमक हराम निकला, इसका मतलब तीसरे साके के दौरान जैसलमेर के राजा कौन थे, लूणकरण भाटी। तीसरे साके में नमक हराम निकला तो तीसरे साके में जैसलमेर के राजा कौन थे, लूणकरण भाटी, याद रखिएगा। तो लूणकरण भाटी को अमीर अली ने अपदस्थ, ये कंधार का अपदस्थ नवाब था,
और लूणकरण भाटी ने इसको शरण दी थी और इसने इसी के साथ धोखा कर लिया। नमक हराम निकला ये अमीर अली और इसने धोखे से लूणकरण राठौर भाटी को मार डाला। लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि भाटियों की विजय हुई, अतः यहाँ केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। इसलिए इस तृतीय साके को यहाँ क्या कहते हैं, अर्ध शाखा कहते हैं इतिहास में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां अमीर अली एक शरणागत है, नमक खा रहा है। किसका नमक? नमकराम का, यानी लूणकरण भाटी का लूण खा रहा है और लूणकरण भाटी के साथ ही लूण खा के उसके साथ धोखा कर रहा है। अमीर अली इसको धोखे से मार रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि वो जैसलमेर दुर्ग पर कब्जा करना चाहता था और इस तरह से उसने धोखे से लूणकरण भाटी को मार दिया। लेकिन भाटियों की संघर्ष में विजय हुई, अतः यहाँ पर केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। इसलिए इसको इतिहास में अर्ध शाखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये ढाई शाखे समझ में आ गई। पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने मूलराज की मूड़ी पाड़ दी, याद रखना। बस यहाँ कौन आ रहे हैं, इधर मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हो रहा है और कुछ इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण भी बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया हो, लेकिन यहाँ दिल्ली सल्तनत का हम राजा मोहम्मद बिन तुगलक को ही मानते हैं। 1327 ईस्वी के लगभग यह आक्रमण हुआ था। इसके बाद तृतीय जो एक अर्ध शाखा था, इसमें अमीर अली ने लूणकरण का लूण खाया, उसी के साथ धोखा किया और इस तरह से ये अर्ध शाखा कहलाया इतिहास में। बात समझ में आई? इसमें यहाँ केसरिया हुआ, यानी राजा मारे गए लेकिन जौहर नहीं हुआ, अतः ये इतिहास में अर्ध शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से जैसलमेर दुर्ग जो अपने ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान का अंडमान, दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि ये दुर्ग एक रेगिस्तान में लंगर डाली त्रिकुटा पर्वत पर जहाज खड़ा हो। धन्यवाद दोस्तों।